देश का पहला जाहिल शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद। और पुलिस कहती है कि इसको गिरफ्तार करने में दंगा हो जाएगा। तो अगर दंगा हो जाएगा तो आपको दंगा करने से किसी ने रोका है क्या? और इस देश की पुलिस एक मस्जिद के इमाम के ऊपर 65 FIR होने के बावजूद भी कोर्ट ये कहती है कि इसको गिरफ्तार करो, और पुलिस ये लिख के देती है सरकार के दबाव में। उस वक्त शीला दीक्षित हुआ करती थी कि गिरफ्तार करने से दंगा हो जाएगा। तो दोबारा कोर्ट ने नहीं कहा कि दंगा रोकने की जिम्मेदारी पुलिस की है। वो बदमाश आज भी जामा मस्जिद का इमाम है। 65 FIR हैं जिसमें कई में नॉन अवेलेबल वारंट है। आप कानून से बच्चों की पैदाइश रोक सकते हैं, किस दुनिया में यार? लेकिन मस्जिद में मुसलमान औरत नमाज पढ़ेगी, इसमें मुंह बंद हो जाता है। मैं कहता हूं कि अगर पड़ोसी गुंडा है तो आपके प्रधानमंत्री को 10 गुना बड़ा गुंडा होना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री एक तथाकथित आपका आदर्शवाद के लिए नहीं आया है। उसे डाकू से भी लड़ना है, उसे गुंडे से भी लड़ना है, उसे पड़ोसी मुल्क से भी लड़ना है। आप उससे कहते हैं वो सन्यासियों जैसा व्यवहार करे, तो ध्यान रखिएगा, वो मां जो चूल्हे पर रोटी भी बनाती है उसका चिमटा भी हथियार बन जाता है। 14 अगस्त 1946 को बंगाल में डायरेक्ट एक्शन हुआ, 15,000 हिंदुओं का कत्ल किया गया। आप उस घटना को न जाने और भूल जाएं, इसका इंतजाम कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अवतार न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय चिंतक, सनातन धर्म ध्वजा वाहक वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के संवाद को सुनने के लिए हिंदुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। आप देख रहे हैं हिंदूवादी सोच रखने वाले पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के संवाद को किस तरह से सभी हिंदू एकजुट होकर एक जगह पर बैठकर बड़े ही ध्यान से और बड़ी ही शांति से इनके संवाद को सुन रहे हैं। सुनाते हैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के संवाद। मुझे इस बात की खुशी है कि जब मैं पहली बार आया था तो कुछ कुर्सियां खाली थी। ये बदलाव है कि 7वीं बार आने पे जगह ही नहीं बच रही। संगठन आहुति के अध्यक्ष जनाब अशोक चौधरी साहब, कोऑर्डिनेटर युवा जनाब गौरव शर्मा साहब, उनकी टीम के तमाम सारे लोग। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनको कई सौ साल तक लड़ना होता है, उसके लिए आपके पास समय होता है। आप आज की जगह कल भी लड़ सकते हैं, परसों भी लड़ सकते हैं, 10 साल बाद भी लड़ सकते हैं। कुछ समस्याएं, कुछ चुनौतियां, कुछ संकट ऐसे होते हैं कि उनका इलाज तत्काल करना होता है। इस तथाकथित आजाद भारत में हमने जो असली बातें थी, असली समस्याएं थी, उसको किसी ने नहीं बताया। हजारों संगठन है इस देश में, वो शायद चाहते भी नहीं थे कि आपको ये बातें पता चले। संगठन कभी कभी जब बुढ़े हो जाते हैं तो बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, स्वार्थ से ग्रस्त हो जाते हैं, निजी हित में ग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए जो मैं बचपन से सुनता आया हूं, व्यक्ति
व्यक्ति से बड़ा संगठन, संगठन से बड़ा देश, लेकिन उस पर एक लाइन और जोड़ता हूं कि देश से बड़ा राष्ट्र। इसलिए व्यक्ति कितना भी बड़ा हो वो महत्वपूर्ण नहीं होता। व्यक्ति आते हैं, संगठन बनते हैं, टूटते हैं, पार्टियां बनती हैं, टूटती रहती हैं, कभी कोई प्रधानमंत्री बनता है, कभी कोई अध्यक्ष बनता है। यह सिलसिला निरंतर रहेगा जब तक मानव जाति इस धरती पर है। इसलिए देश की जब आप चिंता करते हैं तो जो काम इस देश के बुद्धिजीवियों को, शिक्षण संस्थानों को, विश्वविद्यालय को बताना चाहिए था, और अगर थोड़ी देर के लिए यह भी मान लूं कि उन लोगों ने कोताही बरती, अपना काम सही तरह नहीं किया, तो हमारे समाज में बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, अलग अलग शोबों में हैं। मुझे उनसे शिकायत है कि कुछ छोटी छोटी बातें अगर आपने बताई होती तो दुनिया में यह पहला ऐसा देश है जो 70 साल में लड़खड़ाकर गिर पड़ा है, क्योंकि हमने अपने जनमानस को अपने स्वार्थ, अपने निजी फायदे, हम कैसे जीते, किस तरह सत्ता हत्याएं, उन स्वार्थों के लिए न सिर्फ हमने देश के संविधान को दांव पे लगाया, बल्कि यह भी एहसास कराया कि राजनीतिक दल, कुछ संगठन जो समय समय पे नारे देते हैं, नैरेटिव बनाते हैं, वो उनके हित में तो हो सकते हैं, वो कुछ राजनीतिक लाभ हानि तो हो सकती है, पूरी लेकिन उन नारों से राष्ट्र नहीं बचाया जा सकता। मैं बात वहां से शुरू करता हूं जो बीच में गौरव भाई ने भी कही, अशोक जी ने भी कही। आखिर हमारी स्थिति ऐसी क्यों है? हम तो हजारों हजारों साल में एक ऐसी परंपरा, एक ऐसी संस्कृति के मानने वाले थे। हमारी परंपरा इतनी महान थी, हमारा ज्ञान पूरी दुनिया में गया, लेकिन वो देश, वो राष्ट्र, वो संस्कृति आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। और आज भी बहुत बड़ी संख्या में स्वयंभू नेता और संगठन आज की युवा पीढ़ी को संचार क्रांति के दौर में भी मूर्ख बनाने पर लगे हैं। जो 47 में, जो 46 में, जो 712 में आपके दुश्मन थे, मुझे शिकायत उनसे नहीं है। मेरी शिकायत आज उन लोगों से है जो आज भी सिर्फ एक ही एजेंडे पे लगे हैं कि दुनिया का हर आदमी वैचारिक रूप से, शारीरिक रूप से, राजनीतिक तौर से, सामाजिक तौर पे मजबूत हो, लेकिन सनातनी हिंदू ना हो। उसके लिए जितने परपंच और जितने षड्यंत्र कर सकते हैं, भाषा में, डायलॉग में, डिलीवरी में, सुबह शाम चलता है। इसलिए दुश्मन, शत्रु आपके आसपास ही है, और शत्रु आपको यह बोध नहीं होने देता कि आपके अंदर प्रॉब्लम क्या है। हम बड़ी बड़ी बात करते हैं और उसमें अपनी मक्कारी और झूठ और फरेब और स्वाद को छुपाने की कोशिश करते हैं। 1946 की घटना अगर इस देश को याद रहती तो 1947 नहीं हो पाता, लेकिन इस समाज को भूलने की बड़ी बीमारी है।
बीमारी आपको रहे। यही वजह है, मैं हुआ, कर्नल RS सिंह साहब हुए, GD बख्शी हुए, सुशील पंडित हुए, ललित अंबरदार हुए, अंकुर शर्मा हुए, इसमें से बहुत ऐसे लोग हैं जिनका न किसी पार्टी से कोई मतलब है, न किसी संगठन से कोई स्वार्थ है, जो अपने अपने जीवन में अपने स्वतः निर्णय से ये काम कर रहे हैं। ये बात अलग है कि उन सब में सबसे छोटा हूं मैं। क्या वजह है कि आज आप अलीगढ़ के अंदर, अशोक भाई ने बहुत सारी बातें कही, फिल्मी सितारों की बातें कही, कोई मनोरंजन की भी जगह नहीं है। अलीगढ़ जो इतिहास का एक हिस्सा है, इतने बुजुर्ग, इतने प्रबुद्ध लोग अलीगढ़ में अपनी नौकरी से, अपने व्यापार से, अपने काम धंधा छोड़कर यहां आए हैं, तो इसका कोई मतलब जरूर है। कोई बात जरूर है आपके अंदर जो आपको खामोशी और शांति के साथ बैठने नहीं दे रही। इसीलिए मैंने कहा कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि स्टेज के ऊपर कोई फिल्मी स्टार है कि नहीं है, या आपकी तादाद फिल्मी सितारों को बुला करके, भीड़ इकट्ठी करके किसी नेताजी का भाषण कराने के लिए नहीं है। और जब समाज इस बात के लिए तैयार हो जाए कि वो सच को जानना चाहता है और उस सच को जानना चाहता है जो उनको बताया नहीं गया, जिसके कारण आज 70 सालों में 4-4, 5-5 पीढ़ियां जो है वो समाप्त हो गई, उनके सपने समाप्त हो गए। इसलिए 1946 आपको याद रखना आवश्यक है, और वो इसलिए कि आप याद रखें 14 अगस्त 1946 हिंदुस्तान में एक पार्टी 1906 में बनी थी। दो घटना है 1946 की, एक 1946 का चुनाव और एक 1946 में शहीद सैयद सोहरावर्दी जो यूनाइटेड बंगाल का चीफ मिनिस्टर था, उन्होंने कोई काम छुपा के नहीं किया, ऐलानिया किया, लेकिन आपके लोगों ने आपको मूर्ख बनाया, कहा कि आंखों में पट्टी बांध लो। 14 अगस्त 1946 को भारत की धरती पर मुस्लिम लीग के आह्वान के ऊपर बंगाल में जो मुस्लिम लीग का चीफ मिनिस्टर था, उसने डायरेक्ट एक्शन का ऐलान किया। कुर्सी पे बैठा हुआ था, उस वक्त जो भी संविधान था वो उस पर भी लागू था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसकी चिंता नहीं की कि लोग क्या कहेंगे, इतिहास मेरे बारे में क्या कहेगा नहीं कहेगा, उन्होंने नहीं सोचा, क्योंकि उनके लिए अपना एजेंडा, लक्ष्य महत्वपूर्ण था। 14 अगस्त 1946 को बंगाल में डायरेक्ट एक्शन हुआ, 15,000 हिंदुओं का कत्ल किया गया। सड़कों पे, गलियों पे, बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे लाशें पड़ी रही, उठाने वाला कोई नहीं था। लेकिन दिल्ली में कुछ लोग भाईचारे के गीत गाते रहे। आप उस घटना को न जाने और भूल जाएं, इसका इंतजाम कर रहे हैं। लिहाजा आप 14 अगस्त 1946 को भूले और 1946 में जो इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन के चुनाव नतीजों को भूले।
या आपको भुलवाया गया? तो जो आज की स्थिति है, अगर उसे सुधारना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उन बीमारियों को जरूर समझें। पहले डॉक्टर भी किसी बीमारी से जब ग्रस्त होता है आप लोग, तो आपकी हिस्ट्री पूछता है। छोटी मोटी बीमारी ठीक कर देता है, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि आपकी फैमिली हिस्ट्री पूछता है और फिर पता करता है कि ये बीमारी इनको खानदानी है, तो वहीं से इलाज शुरू करता है, तब आप ठीक होते हैं। जो आपके व्यक्तिगत जीवन में होता है, वही राष्ट्रों और देशों के जीवन में भी होता है। जो कौमें अपने इतिहास को भूल जाती हैं, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यूं तो भीड़ है आप 100 करोड़ इस देश में, बहुत चर्चा होती है 100 करोड़ हैं हम, लेकिन 100 करोड़ होने के बाद भी दुनिया की पहली ऐसी कौम है आप, दुनिया के पहले ऐसे लोग हैं आप। 100 करोड़ होने के बाद भी आप भारत की सरकार से घुटनों के बल पिछले 50 साल से एक भीख मांगते हैं। आपको समान नागरिक अधिकार चाहिए। ये दुनिया में पहला देश है जहां का बहुसंख्यक ये मांग करता है और अल्पसंख्यक कहता है हमें नहीं चाहिए। हम 100 करोड़ की भीड़ होते हुए कभी सोचते नहीं है कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोचेगी। इसलिए 1946 के चुनाव के रिजल्ट याद रखिए, और जब तक आपको तथ्य रेफरेंस आपके मजबूत नहीं होंगे, तो आपका तर्क कभी मजबूत नहीं हो सकता। ये 2021 का भारत है। भारत के सनातनी समाज को एक वैचारिक युद्ध को लड़ना है, क्योंकि आप युद्ध लड़े नहीं, क्योंकि आपकी मानसिकता कुछ और है। आप तो कहते हैं कि लड़ने का काम क्षत्रियों का है, हमारा थोड़ी नहीं कोई काम। जो काम आप प्लासी के युद्ध में कर रहे थे, वही आज कर रहे हैं। आक्रांत आपसे लड़ रहा है, छत्री इधर से लड़ रहा है। बाकी इस देश में लोग ताली बजाने के लिए खड़े रहे हैं कि कब इसका परिणाम क्या निकलेगा, और हम सिर्फ ताली बजाएंगे। जब देश और राष्ट्र युद्धरत हो, तो ध्यान रखिएगा, वो मां जो चूल्हे पर रोटी भी बनाती है, उसका चिमटा भी हथियार बन जाता है। युद्ध में हर एक की भूमिका है। युद्ध के समय जब विदेशों से युद्ध होता है, तो आपके पास सिर्फ यही खबरें आती हैं, 5 सैनिक उधर के मारे गए, 2 हमारे मारे गए। वो सैनिक आखिरी पंक्ति है, उसके पीछे कई 10 पंक्तियां खड़ी हैं, तब वो गोली चला पाता है। उनकी चर्चा नहीं होती, उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। इसलिए हम सब सत्ताओं के पीछे दौड़ते हैं, कभी इस पार्टी को पकड़ा, कभी उस पार्टी को पकड़ा, कभी हम ब्राह्मण हुए, कभी हम ठाकुर हुए, कभी हम दलित हुए, कभी हम यादव हुए। जब इससे दिल नहीं भरा, तो सत्ता के दलालों ने आपको एक शब्द निकाला, ये महापिछड़ा है, ये महादलित है, ये अमीर ब्राह्मण है, ये गरीब ब्राह्मण है। और हम सब अपने स्वार्थों के लिए, चंद नेताओं से नजदीकी के लिए उन सब नारों को आगे बढ़ाया हमने। लिहाजा कभी आपने सामूहिक तौर पर
एक राष्ट्र के रूप में नहीं सोचा। हम देश की चिंता करते हैं और हर बार देश के बारे में कहते हैं। एक देश था, दुनिया का बड़ा ताकतवर देश था, जिसे सोवियत यूनियन कहा करते थे। दुनिया के आधुनिक हथियार थे, हजारों लाखों मिसाइल थी उनके पास। दुनिया डरती थी रूस से। एक ही गलती की उन्होंने सेना लगा करके देश बचाया, लेकिन राष्ट्र के लोग कायर हो गए, इसलिए 24 टुकड़े हो गए। इसलिए अशोक भाई जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, यह देश खतरे में बिल्कुल भी नहीं है। किसी को गलतफहमी हो, इस देश के पड़ोसियों को भी गलतफहमी नहीं है। भारत देश को कोई खतरा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मैं पूरे होश और हवास में बात कर रहा हूं। लेकिन भारत राष्ट्र को सबसे ज्यादा खतरा है। आप कह सकते हैं ये राष्ट्र और देश है क्या चीज? क्योंकि हमारे लिए सब कुछ देश 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 की बात ज्यादा हुई। जो राष्ट्र होता है आराम से उसको हटा देना पल्लू तरफ से, उसकी कोई सीमा नहीं होती। बाई तो करने जा रहा हूँ सेट। राष्ट्र अलग चीज से चलता है और देश अलग से चलता है। देश एक भूमि का टुकड़ा है, उसकी बाउंड्री है। आप कह सकते हैं काराकोरम से कन्याकुमारी तक, आसाम से गुजरात तक, ये कह सकते हैं ये टेरिटोरियल हिस्सा है, एक बाउंड्री है, जमीन का टुकड़ा है। इसकी रक्षा के लिए भारत सरकार ने फौज बनाई है। इसके अंदर की व्यवस्था चलाने के लिए पुलिस है, न्यायपालिका है, सबका एक मैंडेट है। पार्लियामेंट से चलेगा, संविधान से चलेगा, सुप्रीम कोर्ट कुछ उससे चलेगा, लेकिन सब उस देश के अंग हैं और हर अंग अपने किसी न किसी कानून से बंधा हुआ है। इसलिए देश तो चल रहा है। देश तो उस वक्त भी चल रहा था जब भारत का प्रधानमंत्री बीच बीच में सो जाता था। देश तो उस वक्त भी चल रहा था। आचार्य चाणक्य का देश, उसका विदेश मंत्री यूएनओ में खड़ा होता है, उसकी बारी आती है कि उसे भारत का पक्ष रखना है। जरा सोचिए दुनिया आपके बारे में क्या सोचती होगी। एक विदेश मंत्री खड़ा होता है, यूएनओ में अपना भाषण पढ़ता है, आधा भाषण पढ़ चुका होता है, तब सेक्रेटरी भागा हुआ आ जाता है कि ये पुर्तगाल का पढ़ रहे हैं, ये इंडिया में नहीं। मैं खुश नहीं होता, ताली नहीं बजाता, मुझे दुख होता है। दुनिया को क्या समझती होगी, क्या बौने लोग हैं भाई? क्या 150 करोड़ लोगों में इनको ठीक लोग नहीं मिलते? ये किसी को भी चुन लेते हैं और किसी को भी भेज देते हैं। हमारे परिवार में कोई बेटा या बेटी घर से बाहर निकलता है, कहीं जाता है, इंटरव्यू के लिए जाता है, किसी दूसरे से मिलने जाता है, तो माँ बाप कहते हैं कपड़े ठीक है पहन के जाना, ठीक से बाल बना के जाना। लेकिन भारत का विदेश मंत्री पुर्तगाल का भाषण पढ़ता चला जाता है और हंसी उड़ती है और हम बेहयाओं की तरीके से हंसी सुन के बैठ जाते हैं। इसमें आत्मचिंतन नहीं होता, इसमें किसी की आत्मा नहीं जागती, किसी को गुस्सा नहीं आता। हम वहां से चले हैं, हमें जहां जाना चाहिए था हम नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अब हमें बहुत जल्दी है। हम सब कुछ कर लेना चाहते हैं।
इसलिए देश सुरक्षित है, इतना सुरक्षित है, कभी उतना सुरक्षित था ही नहीं। आपकी भूमिका, मेरी भूमिका इस देश के सुरक्षित होने में कुछ भी नहीं है। विदेशी आक्रमण होता है, हम टीवी पे खबर देख लेते हैं, कितने मरे कितने मारे, खुश हो गए, बात खत्म हो गई। कोई विदेशी मेहमान आ गया, हमने खबर देख ली, ये आए ये चले गए। हमारे प्रधानमंत्री ने क्या कहा, हमारे विदेश मंत्री ने क्या कहा, हम इससे ज्यादा नहीं सोचते। लेकिन राष्ट्र क्या है? राष्ट्र मेरी आपकी आस्थाओं, परंपराओं, सरोकारों से चलता है। राष्ट्र को बचाने की, चलाने की जिम्मेदारी समाज की होती है। और जब समाज पूरे तौर से सरकारों पर निर्भर हो जाता है कि सब काम सरकार करेगी, हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसका इंतजार करेंगे कि इस बार जो बजट आया है उसमें कितनी इनकम टैक्स की छूट मिलने वाली है, आज पेट्रोल की कीमत कितनी है, कम क्यों नहीं हुई, ज्यादा क्यों नहीं हुई, प्याज क्यों बढ़ गई। जब समाज अपनी भूमिका को, अपने आदर्शों को, अपनी संस्कृति को, अपनी आस्थाओं को, अपनी परंपराओं को जब नहीं बचाना चाहता, वो कायर समाज चाहता है सरकार उसकी आस्थाओं को बचाए। दुनिया में ऐसा नहीं होता, नहीं होता ऐसा। इसलिए स्टेट या राज्य जो होता है, जिसे आप देश कहते हैं, वो ऐसे कायर समाज के साथ नहीं खड़ा होता। हजारों साल पहले, मैं नहीं जानता 47 से पहले क्या था, औरंगजेब ने ये किया वो किया, ये कहानियां सुनते सुनते हम पढ़े, हम कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन मैं, मेरी ये जनरेशन, गौरव भाई के दौर की जनरेशन, आज भी अगर सच नहीं बोला तो ये चौराहे चौराहे आपको घेर लेंगे, आप भाग नहीं सकते हैं। इस संचार क्रांति ने आपके झूठ की पोल खोल दी। इसलिए मेरा काम कोई और करेगा, मैं सिर्फ अपने बेटे को सीईओ बनाऊंगा, जुगाड़ पुगाड़ करके उसे अमेरिका भेज दूंगा। भारत में और लोग हैं, ये देश चलाएंगे। भगत सिंह किसी को बनना है बने, सुभाष बनना है बने, लेकिन मैं चाचा नेहरू बनूंगा भाई। पुरुषार्थ की इस धरती में, आचार्य चाणक्य की धरती में, चंद्रगुप्त की धरती में बौने पैदा हो रहे हैं, इसलिए कि हमने बहादुरों को कभी अपना आइडियल बनाया नहीं। इसलिए हर चीज में हमारी वो कायरता नजर आती है, चलने में, उठने में, बैठने में, बात करने में। इसलिए जो समाज इस बात की चिंता करता है, मैं ऐसा करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, मैं ये कपड़े पहनूंगा तो वो क्या सोचेंगे, आपकी जिंदगी निकल गई है सुनते सुनते, कहते कहते। दुनिया ने आपको वही समझा जो आप थे। लेकिन ऐसा भी नहीं है। कहते हैं कि 7 साल बाद भूरे के भी दिन बदल जाते हैं, 70 साल बाद बदले हैं आप। आपने तमाम प्रयोग कर लिए, जातियों के, इलाके के, यहां के, वहां, सारे प्रयोग, कोई बचा ही नहीं। इसलिए आज की समस्याएं वो नहीं जो हम समझ रहे हैं, वो चुनौतियां जिन्हें आप समझ रहे हैं वो नहीं है। और ये काम जरूरी नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी के लोग, किसी संगठन के लोग ही आपको बताएंगे। हम भी आप ही के बीच से नौकरी करने गए,
ये एहसास हो गया कि ये करते करते शायद वो बात नहीं हम कह पाएंगे, क्योंकि हमको कहीं नौकरी करनी है। इसलिए सबने अपनी अपनी भूमिका तय की और उस दिन ये तय करा, किसी राजनीतिक दल और किसी सरकार का कोई पद डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम नहीं देने वाले। हम जिस पर्पस के लिए आए हैं, हमारी बात 2 लोग भी सुनेंगे तो भी इसी बलबले और जज्बे के साथ कहेंगे, और करोड़ों सुनेंगे तब भी यही कहेंगे। हमें इस बात की चिंता नहीं कि हमारी बात कितने लोग सुनते हैं। आपकी मौजूदगी मुझे ये बताती है कि आपके अंदर एक हलचल पैदा हो गई। ये हलचल आपको सोने नहीं देगी, ध्यान रखिएगा। आपकी बहनों को, माओं को, बेटियों को, पत्नियों को सोने नहीं दे रही है। तो आपको बताया गया कि आप औरंगजेब को पढ़िए, इरफान हबीब ने ये लिख दिया है, रोमिला थापर ने लिख दिया है। हमेशा ध्यान रखिए, मक्कार लोग हमेशा लक्ष्य पे आपकी निगाह न जाए, इसलिए बार बार आपको कहीं और तरफ इशारा करते रहते हैं, ताकि आप अगर जान गए, लक्ष्य को समझ गए, तो हो सकता है उनको भी धक्का दे दें। इसलिए 1946 की डायरेक्ट एक्शन और 1946 का चुनाव याद रखिए। पूरे देश की जो नेशनल असेंबली थी हमारे यहां, उसकी 1585 सीटें थी कुल मिलाकर। उसमें 492 सीटें मुसलमानों के लिए सुरक्षित थी। पूरे देश में कोई 130 सीटें या 112 सीटें लोकसभा की थी, उसमें भी 30 सीटें सुरक्षित थी। चुनाव हुआ इस बुनियाद पे हुआ कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान का नारा लगा करके चुनाव लड़ रही थी। और कुछ भी ऐसी चीज नहीं जो मेरे पास है, जो आपके पास नहीं है। आप जा करके ढूंढ सकते हैं, सारे नारे, सारे रिजल्ट भारत की आर्काइव में मौजूद हैं और आपके मोबाइल पे भी मौजूद है। उनका नारा था, लेके रहेंगे पाकिस्तान, मर मर के लेंगे पाकिस्तान। 492 मुसलमानों के लिए जो सीटें आरक्षित थी, उसमें से 429 सीटें मुस्लिम लीग जीती। इसी बुनियाद पर जीती। उन्होंने अपनी बात नहीं छुपाई, सोहराबुद्दीन ने अपनी बात नहीं छुपाई, सोहरावर्दी ने। लेकिन आप किसी दुनिया में थे, आपके नेता, आपके संगठन कुछ और ही आपको समझा रहे हैं। उधर मत देखो, उधर देखोगे तो फिर हमारी पोल खुल जाएगी। इसलिए यह बहुत जरूरी है, और मैं खुश हूं इस बात से कि एक लंबे समय के बाद एक ऐसा शख्स सत्ता में आया है। आपको हजारों बातें उनकी अच्छी बुरी लग सकती हैं। मैंने कहा मेरे मूल में देश नहीं है, मेरे मूल में राष्ट्र है, इसलिए मैं उन चीजों की तारीफ खुल के करता हूं। मेरे तारीफ करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कुछ लोग मुझे कोई नाम दे सकते हैं, लेकिन सत्य को सत्य कहिए, उसमें बड़ी ताकत होती है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को 2014 की पार्लियामेंट में दी गई स्पीच याद है। इसलिए मैंने कहा आप जल्दी में हैं, मैं जल्दी में नहीं हूं। बहुत सारे लोग मिलते हैं मुझे, पुष्पेंद्र जी अब यह कानून बनवाइए, अब आप मोदी से यह बात कीजिए। अब वो बात मुझे हर बार 2 एप्लीकेशन दे जाते हैं। मैं जिनको मैंने प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा, लोग कहते हैं उनसे बात करिए। आज भी समाज में बहुत सारे लोग आपको सलाह देंगे बिना मांगे, और वो ये कहेंगे ये काम करवाइए। आप क्या कर रहे हैं? तो कहेंगे हम आपको बता रहे हैं, तो मत बताइए। अगर आपको नहीं पता तो आप जिंदा नहीं हैं। आपको शत्रु बोल रही है तो आप जिंदा नहीं हैं।
अच्छे कपड़े पहनकर चलने से जिंदा नहीं होता है। आज भी यहां से जिंदा होता है, यहीं से मर जाता है। एक बार यहां साफ कर लीजिए कि आपकी समस्या है क्या, आप चाहते क्या हैं। यकीन मानिए पूरी दुनिया आपको सलाम करेगी। या जब तक आप खुद नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो जो कर रहा है कम से कम उसके साथ खड़े हो जाइए। और ये कहने में शर्माइए मत कि लोग क्या कहेंगे। 2014 में जब ये पहला भाषण अशोक भाई दिया, जिंदल साहब, आप सबने सुना होगा। इतनी जल्दी में है लोग कि उनको लगता है कि भाई सुबह घोषणा करे कि ये हिंदू राष्ट्र हो गया, भारत माता की जय, हिंदू राष्ट्र हो गया, और उसके बाद किस चौराहे पे कौन सा जिहादी किसे मार रहा है उसकी बात मत करो यार। हिंदू राष्ट्र हो तो क्या, बस दुगना खाना खा लीजिए। 2014 में पार्लियामेंट में दिया गया एक भाषण का हिस्सा है, मैं बार बार आपको याद दिलाता हूं और उसको जोड़ के बताऊंगा कि मैं आपके बीच में अशोक चौधरी साहब के आदेश पे आता हूं। मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि मेरे अपने शहर में, अपने लोगों के बीच में मुझे बोलने का मौका देते हैं। नहीं तो ये पुरानी कहावत है, अच्छे अच्छों की घिग्गी बन जाती है अपनों के सामने बोलने में। लेकिन ये ताकत इसलिए है कि मैं इसी मिट्टी में पैदा हुआ हूं और उस जगह पैदा हुआ हूं जहां से पाकिस्तान पैदा होने और बनने की राजनीति शुरू हुई थी। इसलिए आप सीख सकते हैं, सीखना चाहिए। कुछ कुछ समय में कभी कभी परिस्थितियां आपको बहुत कुछ सुनने समझने का मौका देती हैं। पार्लियामेंट का एक भाषण याद रखिएगा, एक ही भाषण था उनका, एक लाइन बोली उन्होंने, कुछ लोगों को इतनी जोर की तीर कमान की तरह लगा कि जिस देश में जहां जहां वो हैं वहां 2 दिन तक वो अपनी जगह खड़े हो सकते थे। सिर्फ उसने इतना ही कहा कि हमें 700 साल की गुलामी के बाद आजादी मिली है। साधुओं जैसा बर्ताव की उम्मीद मत रखिए। फौजी से फौजी का काम लीजिए, सत्ता पे उसे बैठाइए जिसकी बात गोली की तरह लगे। देश का प्रधानमंत्री एक तथाकथित आपका आदर्शवाद के लिए नहीं आया है। उसे डाकू से भी लड़ना है, उसे गुंडे से भी लड़ना है, उसे पड़ोसी मुल्क से भी लड़ना है। आप उससे कहते हैं वो सन्यासियों जैसा व्यवहार करे, ये गलत आपकी एक्सपेक्टेशन है। मैं कहता हूं कि अगर पड़ोसी गुंडा है तो आपके प्रधानमंत्री को 10 गुना बड़ा गुंडा होना चाहिए। वो देश चलाने के लिए गया है, घर चलाने नहीं गया, किसी मंदिर का पुजारी नहीं है भाई। इसके हर एक को अपनी भूमिका का ध्यान रखना चाहिए, उसका अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। जो सन्यास लेके साधु बने हैं वो टिकट लेने जा रहे हैं। सन्यास भी है, साधु भी है, सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन टिकट की लाइन में लगे। ये गोल्डन बाबा है। बाबा जो आपका काम है वो आप ही करें भाई। आप जब सत्ताओं के पीछे दौड़ते हैं और सत्ता के साथ साथ जो उसके जितने भी अंग हैं जब वो ये समझ लेते हैं कि ये सिर्फ खुद नहीं कुछ करना चाहता, सब कुछ चाहता है मैं करूं, उस वक्त
आपकी परंपरा और आदर्शों के अंदर, सबरीमला के अंदर भारत की जुडिशरी ये ढूंढती है कि यहां जेंडर जस्टिस नहीं है। सबरीमला पे कोई निर्णय करना है, हिंदुत्व की कोई परिभाषा देनी है, तो मैं काले कोट की बात नहीं मानने को तैयार हूं। अगर हिंदुत्व की परिभाषा देनी है, सबरीमला पे कोई परिभाषा देनी है, महाकाल पे कोई परिभाषा देनी है, तो मैं शंकराचार्य की बात मानूंगा, किसी की नहीं मानूंगा। महाकाल में पानी कितना चढ़ेगा इसके भी एक्सपर्ट हैं, सबरीमला के जेंडर जस्टिस में भी एक्सपर्ट हैं, लेकिन मस्जिद में मुसलमान औरत नमाज पढ़ेगी इसमें मुंह बंद हो जाता है। इसलिए होता है कि आप 100 करोड़ की गिनती में हैं, एक भीड़ है, और भीड़ से कोई नहीं डरता। इसी भीड़ में से 4 लोग तय कर लें, इस देश की सुप्रीम कोर्ट जो एसी चैंबर में बैठ के आपको कोई आदेश देती है, आदेश तो देती है लेकिन लागू नहीं करवा पाती, क्योंकि उनको उसका मतलब पता है। और आपके ऊपर आदेश होता है तो आप दूसरे दिन से मानने लगते हैं। तो ये जितने भी अंग हैं वो ये जानते हैं कि आप भीड़ हैं और कायर हैं और डरपोक हैं, कुछ कर नहीं सकते। इसलिए आपकी तमाम सारी ख्वाहिशें, तमाम सारी चाहतें सरकार से हैं। अब संकट बढ़ गया है, सरकार परिवार नियोजन का कानून बना दे। परिवार नियोजन से बच्चे रुक रहे हैं। हम तो जब छोटे थे तो दीवारों पे लिखा रहता था, हम जो हमारे दो, आपने उसे अपना लिया, उन्होंने नहीं अपनाया तो गलती आपकी है उनकी है। आप कानून से बच्चों की पैदाइश रोक सकते हैं, किस दुनिया में यार। उन्होंने नारा भी सुना, दुनिया की बातें भी सुनी, उनके घर में रोटी भी नहीं, वो 2 किलो चावल पे बिक रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपने एजेंडे से 1 इंच भी इधर से उधर नहीं। लिहाजा आज भी वो ताल ठोक के कहते हैं बच्चे अल्लाह मियां की देन है। पता नहीं अल्लाह मियां कब आते नीचे। आप हर समस्या का हल सरकार से क्यों निकलवाते भाई? सरकार देश चलाने के लिए है, राष्ट्र चलाने के लिए नहीं है। इसलिए आपकी हर समस्या सरकार तक जाके समाप्त हो जाती है। आप ऐसे ऐसे कामों में लगे हुए हो। हमने 5 लाख लोगों के साइन करा के राष्ट्रपति को चिट्ठी दे दी, वो कूड़े में पड़ी हुई है। जिस दिन आप अपने स्वार्थों से, लालच से, डर से बाहर निकल के खड़े हो जाएंगे तो यकीन मानिए, मुझे यहां आने के बाद पता चला कि यहां एक युवा साथी जो अशोक जी की टीम में हैं, आज के इस प्रोग्राम के संयोजक भी हैं, उन्होंने तय किया, उन्होंने पूछा नहीं किसी से सरकार क्या करेगी, कितनी बंदूक लाएगी, कितनी तोपें आएंगी, कितनी फौज लगेगी, उन्होंने कुछ नहीं किया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय अगर अपने आदेश को लागू नहीं करवा पाती और इस देश की पुलिस एक मस्जिद के इमाम के ऊपर 65 FIR होने के बावजूद भी कोर्ट ये कहती है कि इसको गिरफ्तार करो, और पुलिस ये लिख के देती है सरकार के दबाव में, उस वक्त शीला दीक्षित हुआ करती थी कि गिरफ्तार करने से दंगा हो जाएगा, तो दोबारा कोर्ट ने नहीं कहा कि दंगा रोकने की जिम्मेदारी पुलिस की है। वो बदमाश आज भी जामा मस्जिद का इमाम है। 65 FIR हैं जिसमें कई में नॉन अवेलेबल वारंट है। लेकिन आपकी कायरता ने मेरे और आपके शंकराचार्य, जैनेन्द्र स्वामी जी को, सरस्वती जी को एक विदेशी महिला के इशारे पर
एक राज्य की मुख्यमंत्री को दबाव में लिया। रात के 12 बजे 10 जनवरी 2005 को बलात्कार के और हत्या के जुर्म में रात में उठा के बंद कर दिया। इस देश में कोई बोला नहीं। हम बहुत धार्मिक लोग हैं, हमारी आत्मा नहीं जागी, हमारा शंकराचार चला गया। देश में एक पत्ता नहीं हिला। उनका एक गुंडा दिल्ली की जामा मस्जिद में बैठा है, उसको सरकार गिरफ्तार नहीं करती, कोर्ट रिमाइंडर भेजता है और पुलिस कहती है कि इसको गिरफ्तार करने में दंगा हो जाएगा। तो अगर दंगा हो जाएगा तो आपको दंगा करने से किसी ने रोका है क्या? और पुलिस कहेगी नहीं, हम रोक नहीं पाएंगे भाई, हमें आदेश नहीं है। तो कमजोर समाज उसमें बड़े आर्गुमेंट करेगा, क्योंकि कायर लोग रास्ते ढूंढते हैं भागने के। बहादुर मर जाता है, वही लड़ता रहता है। नहीं, वो देखिए ऐसा था, क्या फर्क पड़ता है, 10 ही मिनट की तो बात है। ये 10 ही मिनट ही तो 10,000 साल से देख रहे हैं हम। ये 10 मिनट ने ही तो सारा खेल बिगाड़ा है। वो आपको टेस्ट करते हैं, कहां कहां आप बोलेंगे, कहां चुप रहेंगे। मकान छोड़कर भागने की आदत आपकी है, उनकी नहीं है। वो नहीं कहीं जा रहे, वो जायज नाजायज काम पूरी ताकत के साथ कर रहे हैं। वो जानते हैं कि इस देश की व्यवस्था सत्ता यही भाषा समझती है। इसलिए मुझे खुशी है कि संविधान का पालन करते हुए, आईपीसी धाराओं की तमाम जिम्मेदारियों को निभाते हुए, मेरे बुजुर्ग लोग जो मुझसे ज्यादा उम्र के होंगे उनको ये घटना याद होगी। वंदे मातरम भारत की आजादी में एक ऐसा नारा, एक ऐसा जयघोष था जो लोगों में जोश भर देता था। 1937 में छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहने कुछ लोग, यकायक उनके अंदर एक आत्मा जाग गई थी और उन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट किया कि देखिए साहब, ये जो वंदे मातरम है, इसमें देवी देवताओं के नाम आते हैं और इसमें जमीन को, इस धरती को नमन करने की बात कही जाती है, इसके सामने सजदा करने की बात कही जाती है। ये हमारे मजहब के खिलाफ है। चाटुकार नेता की बैठक हुई, 1937 की घटना बता रहा हूं। उस वक्त जिना भी उसमें शामिल था और जिना का छोड़ा हुआ मक्कार जो मक्का में पैदा हुआ था 1888 में, 1902 में भारत आया था, वो भी उसमें शामिल था। देश का पहला जाहिल शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद। और ये कहा कि देखिए साहब, इस आंदोलन में ऐसा ना हो कि मुसलमान पीछे हट जाएं। वो डराना जानते थे, वो आज से नहीं डरा रहे, तत्काल प्रभाव से आपके लोगों ने कहा नहीं ठीक है, आपकी भावनाओं का ध्यान रखा जाएगा। 1937 में वंदे मातरम की कुछ 4 पंक्तियां गाई जाती हैं, बाकी हटा दी जाती। मैं जो तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं इसलिए कह रहा हूं। भारत 15 अगस्त 1947 को न इसकी डेट का पता है, न सन का पता है, न कोई डॉक्यूमेंट है। अंग्रेजों के डॉक्यूमेंट में जून 48 में भारत आजाद होना था। 15 अगस्त को इस जल्दबाजी में जिस शख्स ने पाकिस्तान की मांग की थी, वो एक खास बीमारी से ग्रस्त था। उसके डॉक्टरों ने बताया था कि वो जिंदा नहीं रह सकता ज्यादा, और क्योंकि उसको तैयार किया था, उनको लगा अगर ये अल्लाह को प्यारा हो गया तो पाकिस्तान। लेकिन हमने हीरो को हीरो नहीं चुना, उनका जिक्र तक नहीं किया। इसलिए अगर उनके कोई वारिस जिंदा भी होंगे तो वो सोचते होंगे कि हमारे पूर्वजों ने किन लोगों के लिए इतने बड़े बड़े काम किए। फूल वाले चाचा ने अंग्रेजी में भाषण दिया, उसके बाद कहा कि वंदे मातरम के लिए किसे बुलाया है। सरदार पटेल ने उस वक्त के सबसे बड़े संगीतकार पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जो मद्रास में थे, उनको चिट्ठी लिखी
उनको तैयार हो गए। उन्होंने कहा मेरी एक ही शर्त है, ये उनकी चिट्ठियों से बता रहा हूं, ये किसी राइट विंगर ने झूठी कहानी नहीं छापी है। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, मेरी एक ही शर्त है, मैं आऊंगा वंदे मातरम गाऊंगा। आज के दौर का कोई होता तो एमएलए एमपी की टिकट मांग लेता, बात खत्म हो जाता। उन्होंने सिर्फ साफ साफ 2 शब्दों में सरदार पटेल से कहा कि मैं खंडित भारत की पार्लियामेंट में खंडित वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। मैं अखंड भारत का 9.5 मिनट का 22 पंक्तियों का पूरा वंदे मातरम गाऊंगा। ये उनकी शर्त थी। सरदार पटेल ने कहा मुझे मंजूर है। और ये बात सिर्फ सरदार पटेल को और पंडित ओमकार नाथ ठाकुर को पता। उन्होंने अपना अंग्रेजी में भाषण दिया, चिल्ला चिल्ला। वो नीचे उतरे, उन्होंने पंडित जी की तरफ देखा, उन्होंने पंडित ठाकुर ओमकार नाथ की तरफ देखा, उनका आपको वंदे मातरम गाना। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने आजाद भारत की आजाद पार्लियामेंट में 9 मिनट का 22 पंक्तियों का पूरा वंदे मातरम गाया। इसलिए वंदे मातरम जब भी गाएं पूरे बलबले के साथ गाएं, 9.5 मिनट का पूरा वंदे मातरम गाएं, क्योंकि आपकी आजाद पार्लियामेंट ने आपको पूरा वंदे मातरम गाने के लिए कहा है। कुछ नहीं कहना है उनसे। पता नहीं जब लाउड स्पीकर नहीं था तो अल्लाह कैसे सुनता था। दुनिया के बहुत देशों में यह होता है, हम पढ़ते नहीं। आप भी एक कार्य करें, सरकारों वरकारों के चक्कर में छोड़ दीजिए। 545 एमपी और 2-4 हजार 10,000, 1 करोड़ लोग मान लीजिए, वही सरकार है। बाकी 99 करोड़ हिंदू सनातनी है, उसको कोई सरकार से लेना देना नहीं। आपके यहां सुबह 10 बजे पब्लिक लाउड स्पीकर पर 9.5 मिनट का 22 पंक्तियों का पूरे वंदे मातरम सार्वजनिक तौर से बजाइए। शाम 5 बजे फिर बजाइए। और इस देश की एक महान गायकार लता मंगेशकर जी ने वो पूरा गाया है। मैंने चौधरी साहब को कुछ बुर्क मार कर दिए हैं, और मुहिम कैसे शुरू होनी चाहिए आप सब लोग मुझसे ज्यादा समझदार हैं, अपने अपने हिसाब से शुरू कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने एक छोटा सा बुक मार्कर बनाया, सावरकर है। दूसरी तरफ इसमें पृथ्वीराज चौहान है, महाराणा प्रताप है और शिवाजी। ये तो तस्वीरों की बात रही, इनका जन्म कब हुआ था और ये कब गए, हमने इसमें नीचे लिख दिया है। बच्चों को इनकी वीर गाथा सुनाएं। लेकिन इससे ज्यादा हमने इसमें एक नया एक्सपेरिमेंट किया। इसमें नीचे QR कोड बना हुआ है, इसको स्कैन करेंगे, लो लता की आवाज में पूरा आपको वंदे मातरम दिखेगा। 700 साल में आपको पहली बार यह एहसास हुआ कि आप सनातनी हिंदू पहले हैं, बाद में ब्राह्मण ठाकुर यादव। तो दुनिया को यह पता चला कि ये तो अपना हीरो चुनने में उसमें बड़ा आदर्शवाद ढूंढते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर ये आरोप है, उसके ऊपर वो आरोप है। आप उस तथाकथित आदर्शवाद से जो आपने अपने अंदर पाल रखा था,
इस कुंठा से ग्रस्त है आप लोग कि नहीं, दुनिया हमारे बारे में क्या सोचेगी कि हमने किसको अपना प्रधानमंत्री चुना है। इस पे तो यह आरोप है, वो आरोप है। अगर आरोपियों को सजा दिलवानी है तो आरोप लगे हुए को ही आपने चुना। आप उस कुंठा से बाहर निकले, और जब आप बाहर निकले तो दुनिया को यह मैसेज गया कि अब इन्हें 2 रुपए किलो सस्ता अनाज नहीं चाहिए, अब ये बिकना बंद हो गए। आपने अपने आप को, जो खरीदार आपकी बोली लगा रहे थे, आपने कहा हमारी एक ही बोली है कि जो इन गुंडों को समाप्त करेगा वही हमारा हीरो होगा। आप बदले तो 2014 पैदा हुआ, आप बदले तो पार्लियामेंट में उसने आपको एहसास कराया कि नहीं, आप 700 साल से गुलाम थे, क्योंकि आपकी किताबों ने ये बताया कि आप तो अंग्रेजों के गुलाम थे। आपको ये पता ही नहीं था। उसी पार्लियामेंट में उसका एक दूसरा भाषण था। मैं किसी रेफरेंस की वजह से यह आपको पीछे की बात सुना रहा हूं, हो सकता है पहले आपने मेरे भाषण में सुनी हो। आपने उसको एक कहानी सुनाई, बहुत लोगों ने कहानी सुनी, भूल गए। उसने एक कहानी सुनाई आपको, एक शेर की। मुझे नहीं पता आपने सुनी कि नहीं सुनी। एक शेर की कहानी सुनाई पार्लियामेंट में खड़े होकर के। उस कहानी को सुनाने के लिए बड़ा जिगरा चाहिए। वो ये जानता है कि कौन लोग हैं जो उसकी कहानी का मतलब जानते हैं। उसका शायद ये अफसोस है कि 100 करोड़ लोग उसकी कहानी को जान जाएंगे जिस दिन, फिर उसे दोबारा कहानी बताने की जरूरत नहीं होगी। उसने एक शेर की कहानी सुनाई। एक शेरनी अपने परिवार 4 बच्चों के साथ जंगल से जा रहे थे। वहां कोई शिकार मिला उन्हें। शेरनी उस शिकार करने के लिए दौड़ने लगे और शिकार करते करते काफी आगे निकल गए। उनके पीछे उनके बच्चे भी दौड़े। शेर ने शिकार किया और वो आगे चला गया। 4 बच्चों में से 3 बच्चे शेर के पीछे पीछे चले गए, एक बच्चा पीछे रह गया और वो पीछे छूट गया। जब वो जंगल पहुंचे, घर पे पहुंचे, तो उनको पता चला कि उनका एक बच्चा नहीं। उनकी मां बड़ी परेशान हुई और लंबे समय तक वो उसको ढूंढते रहे, वो बच्चा मिला नहीं। उस जंगल में भेड़ियों का एक झुंड रहता था। वो शेर का बच्चा भेड़ियों के बीच में रहने लगा और उसके अंदर भेड़ियों जैसी आदत पड़ गई। बहुत समय के बाद वो शेरनी एक बार दोबारा से उसी रास्ते पे थे। उन भेड़ियों के बीच में उस मां ने अपने बच्चे को पहचान लिया। वो मां उस बच्चे के पास गई, उससे बोली, तू शेर का बच्चा है, भेड़ियों के बीच में कैसे? बोला, नहीं मैं भेड़िया। बहुत दुखी हुई। वो अपने उस बच्चे को बहुत समझाया। 15 अगस्त से 1947 से लेकर के 2014 तक समझाता रहा कि नहीं तुम भेड़िया नहीं हो। उसकी मां ने एक कुएं के पास उसको ले गई और उससे कहा, देखो जो मेरी सूरत है वही तेरी सूरत है। जैसे ही उसने अपनी मां की सूरत देखी, वो बच्चा शेर की तरह उसने चिंगार लगाई। तो उसने कहा, मैं तुझे पहले ही कहती तू सेकुलर नहीं है, तू शेर का बच्चा है, भेड़ियों के बीच में रह के तू भेड़िया नहीं हो सकता, तू असल में शेर का बच्चा है। उसने एहसास कराया। 1400 साल के बाद आपको एहसास हुआ कि आप शेर के बच्चे हैं, किसी भेड़िए के बच्चे नहीं।